वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। नेक्स्ट टेस्ट पर आ जाइए। यूपीपीएससी प्रीलिम्स, ठीक है, 2023 के लिए सीरीज़ चल रही है ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर इस टेस्ट तक पहुँच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रखा है और ये नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप इस ईयर के लिए पेड सीरीज़ इसकी प्राप्त कर सकते हो, ठीक है, जिसमें फुल टेस्ट की प्रैक्टिस हम कराएंगे वहाँ पर पूरे साल के लिए, ठीक है, एक ही बार पे करने पर। इस टेस्ट में हम प्रैक्टिस करने वाले हैं स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर, और जो हमने स्टार्ट किया था ज्योग्राफी, उसी के आगे से जो नेक्स्ट टेस्ट होगा वो इसके बाद इवनिंग तक प्रोवाइड किया जाएगा। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से, ये मॉर्निंग में आना था लेकिन लेट हो गया थोड़ा टेस्ट। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? यह है रचनाएं और यह है रचनाकार। किराता अर्जुनियम के सामने भारवी लिखा है और कुमार संभवम के सामने कालिदास, बुद्ध चरित के सामने अश्वघोष, राज तरंगिणी, विलहण। कौन सा इनकरेक्ट है इसमें? देखिए, भारवी की रचना है किराता अर्जुनियम, सही है ये। कुमार संभवम कालिदास, ये तो सभी को पता होगा। बुद्ध चरित अश्वघोष की रचना है। राज तरंगिणी कलहण की रचना है, बिलहण की नहीं है, ठीक है, चौथा वाला गलत है। तो राज तरंगिणी के रचनाकार कलहण है, ना कि विलहण। कश्मीर का इतिहास बताती है ये। और जो विलहण है वो रचनाकार हैं विक्रमांग देव चरित के। तो विक्रमांग देव चरित के रचनाकार कौन? विलहण। तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा कलहण विलहण में। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित को सुमेलित करना है। ये है वेद और दूसरी तरफ है ब्राह्मण। कौन किससे संबंधित है? अब आ जाइए। कौशिकी ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, गोपत ब्राह्मण और ऐत्रेय ब्राह्मण। देखिए, कौशिकी ब्राह्मण का संबंध ऋग्वेद से, करेक्ट है ये। शतपथ ब्राह्मण का संबंध मिलान करना अपने को, यजुर्वेद सही है। गोपत ब्राह्मण अथर्ववेद और ऐत्रेय ब्राह्मण ऋग्वेद। तो ऐत्रेय और कौशिकी ऋग्वेद से संबंधित है, तो बिल्कुल ये सुमेलित ही हैं पहले से। 1 2 3 4, इसका आंसर हो जाएगा सी। तो कौशिकी ब्राह्मण ऋग्वेद से हो गया, और ऋग्वेद से ही ऐत्रेय ब्राह्मण, और गोपत ब्राह्मण अथर्ववेद से, शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद से। ये इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछ लेता है कभी कभी। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से नाटककार हैं? अश्वघोष, शूद्रक, भास, भट्टे नारायण। भट्टे नारायण नाटककार हैं, भास भी नाटककार हैं, अश्वघोष भी, शूद्रक भी। ये सारे के सारे जो है प्रमुख नाटककार ही हैं। डी है इसका आंसर। तो कालिदास हो गए, अश्वघोष हो गए, भास हो गए, शूद्रक हो गए, भवभूति हो गए, भट्टे नारायण हो गए, मुरारी हो गए, राजशेखर, ठीक है, ये सारे के सारे नाटककार हैं और इनकी इंपॉर्टेंट रचनाएं मैच वैच करने के लिए एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है? पृथ्वी विजय रचना है जयानक की, और ब्रह्म सिद्धांत ब्रह्मगुप्त का, आर्यभट्टियम आर्यभट्ट, और स्वप्नवास वदतम सोमेश्वर। कौन सा गलत है? ये रचनाएं हैं, ये रचनाकार। पृथ्वीराज विजय जयानक की रचना है, ब्रह्मगुप्त सिद्धांत ब्रह्मगुप्त का है, आर्यभट्टियम आर्यभट्ट, स्वप्नवास वदता सोमेश्वर की नहीं है। स्वप्नवास वदता या स्वप्नवास वदतम ये रचना है महाकवि भास की, ठीक है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट इससे जुड़ी और रचनाएं पूछ लेता है, जैसे कि कीर्ति कौमुदी सोमेश्वर की रचना है, ठीक है। सोमेश्वर की रचना कौन सी? कीर्ति कौमुदी। महाभाष्य के पतंजलि हैं, मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की रचना है, मालविकाग्निमित्रम, रघुवंशम, ये सब जो है कालिदास। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की भूमि पर सीढ़ीदार खेती की जाती है? सीढ़ीदार कृषि या खेती की जाती है पहाड़ी भूमि पर। तो सीढ़ीदार कृषि जो है पहाड़ी ढलानों पर की जाती है, जहाँ कृषि करने के लिए पर्याप्त समतल भाग नहीं होता। इसमें पहाड़ियों की ढलानों को नियमित अंतराल के क्षैतिज सीढ़ी में बदल दिया जाता है, ठीक है। क्षैतिज सीढ़ियाँ सतही अपवाह को कम करने के साथ साथ मिट्टी के कटाव को रोकने में भी मदद करती हैं। विश्व सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाते हैं 7 जून को, ठीक है, बी है इसका आंसर।
तो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष 7 जून को मनाया जाता है। यह पहली बार वर्ष 2019 में द फ्यूचर ऑफ फूड सेफ्टी के तहत अदिस अबाबा सम्मेलन और जिनेवा फोरम द्वारा खाद्य सुरक्षा को बढ़ाने की प्रतिबद्धता को मजबूत करने के लिए मनाया गया था। नंबर 7 पर आ जाइए। ज्योग्राफी का ये प्रश्न आ गया। नाथुला पास निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? बताइए कहाँ पर है नाथुला दर्रा? सिक्किम में। रोहतांग दर्रा हिमाचल में। दिफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में। थांगला, नीतिला, लिपुलेख, ठीक है, ये सब उत्तराखंड के दर्रे हैं। मैच करने के लिए पूछ ले जाते हैं एग्जाम में। तो नाथुला दर्रा भारत चीन सीमा पर सिक्किम में स्थित है और भारत तिब्बत सीमा पर समुद्र तल से 14,450 फीट स्थित नाथुला दर्रा भारत के सबसे महत्वपूर्ण हिमालयी दर्रों में से एक है और एग्जाम का फेवरेट भी। निम्नलिखित कुछ फसलें हैं, विचार करना है इनके ऊपर। तरबूज की, उड़द की, मूंग की, मूंगफली की। इनमें से कौन सी जायद की फसलें आपको बताना है। कौन कौन सी इसमें जायद की फसलें हैं? मूंगफली को एलिमिनेट कर दीजिए, खरीफ की फसल है ये, तो 4 से कितने कटेंगे? 2 कट जाएंगे। मूंग जायद की फसल है। तरबूज, खरबूज, तरबूज है, उड़द भी है। 1 2 3 सी। तो तरबूज हो गया, उड़द हो गया और मूंग जो है ये जायद की फसलें हैं जो मध्य गर्मी के मौसम में उगाई जाती हैं। और तिलहन फसलें जो हैं, इसके अलावा चने की बात करें तो वो रबी की फसलें हैं। रबी की फसलें अक्टूबर नवंबर के महीने में उगाई जाती हैं और मार्च अप्रैल में जो है वो काट ली जाती हैं। मूंगफली की बात करें तो मूंगफली एक खरीफ की फसल है। खरीफ की फसल जून जुलाई के महीनों में उगाई जाती है तथा सितंबर अक्टूबर के महीनों में काट ली जाती है। उगाई या बोई। एक संस्थान है विश्व मृदा संस्थान, कहाँ पर स्थित है ये? विश्व मृदा संस्थान स्थित है मध्य प्रदेश के भोपाल में। भारतीय मृदा संस्थान है, सॉरी, ठीक है, भारतीय मृदा संस्थान है मध्य प्रदेश के भोपाल में। तो भारतीय मृदा संस्थान की स्थापना 16 अक्टूबर 1988 को मध्य प्रदेश के भोपाल में हुई थी और यह न्यूनतम पर्यावरणीय गिरावट के साथ मिट्टी की उत्पादकता में वृद्धि के लिए कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। भारत में राज्य वित्त आयोग की स्थापना करने वाला पहला राज्य कौन सा है? कौन सा है? मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश भारत में राज्य वित्त आयोग की स्थापना करने वाला पहला राज्य है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 आई में राज्य में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। तो जैसे ये एक प्रश्न आ गया, ऐसे वो पंचायत कहाँ पर लागू किया गया, वो भी एक प्रश्न पूछ लेते हैं, ठीक है, राजस्थान के नागौर में। 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट का पहला सर्च इंजन था? ये याहू, मोजिला, गूगल, आर्ची, ठीक है, ये सारे के सारे सर्च इंजन हैं। याहू तो विलुप्ति की कगार पर है। पहला कौन सा था इसमें? और वर्तमान में सबसे ज़्यादा गूगल चल रहा है। आर्ची था प्रथम, ठीक है, आर्ची। तो आर्ची सर्च इंजन को जो है प्रायः इंटरनेट का पहला सर्च इंजन माना जाता है। सर्च इंजन उन परिणामों की एक सूची प्रदान करता है जो उपयोगकर्ता द्वारा खोजे गए परिणामों से मेल खाता है। वर्तमान में सबसे लोकप्रिय और प्रसिद्ध सर्च इंजन सभी को पता है, गूगल। 12वां प्रश्न है, भारत में मौद्रिक नीति यानी मॉनेटरी पॉलिसी के संचालन का दायित्व निम्नलिखित में से किसको सौंपा गया है? वित्त मंत्रालय या वित्त आयोग लगाकर गलत मत कर दीजिएगा। मौद्रिक नीति की बात हो रही है, भारतीय रिजर्व बैंक। तो मौद्रिक नीति केंद्रीय बैंक नीति को संदर्भित करती है और केंद्रीय बैंक अपना आरबीआई। इसके तहत मौद्रिक संसाधनों के उपयोग के संदर्भ में अधिनियम में निर्दिष्ट लक्ष्य को प्राप्त करना है और भारतीय रिजर्व बैंक मौद्रिक नीति के संचालन की जिम्मेदारी के साथ निहित है और यह जिम्मेदारी भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत स्पष्ट रूप से अनिवार्य है। तो आरबीआई का काम है मॉनेटरी पॉलिसी बनाना। 13वां प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2022 में खेलो इंडिया कार्यक्रम के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है? केंद्रीय बजट 2022 में 22-23 में खेलो इंडिया कार्यक्रम के लिए कितनी धनराशि? इस तरह के सवाल होते हैं तो एग्जैक्ट अमाउंट में आंसर नहीं होता है बिल्कुल भी। तो जो एग्जैक्ट अमाउंट में धनराशि है सबसे पहले उसको एलिमिनेट किया कीजिए, ठीक है। 95% है कि वो गलत ही होगा। 425 करोड़ या फिर 474 करोड़ रुपए, 974 करोड़ रुपए, ये पहला ही है, 974 करोड़ रुपए, करोड़ करोड़।
तो केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 के बजट में खेलो इंडिया कार्यक्रम के लिए 974 करोड़ रुपए की राशि जो है आवंटित की है। एक याद रखिएगा सीधे सीधे अमाउंट को। नंबर 14 पर आ जाइए। भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित गांव के विकास को बढ़ाने वाले कार्यक्रम का नाम निम्नलिखित में से क्या है? क्या है? अंत्योदय ग्राम कार्यक्रम, आत्मनिर्भर ग्राम कार्यक्रम, सशक्त ग्राम कार्यक्रम या जीवंत ग्राम कार्यक्रम? जीवंत ग्राम कार्यक्रम। तो केंद्रीय बजट 2022 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीवंत ग्राम कार्यक्रम के तहत ऊपरी सीमा पर स्थित गांवों को समाविष्ट करने का लक्ष्य रखा है और उन्होंने कहा है कि विरल आबादी, सीमित संपर्क और बुनियादी ढांचे वाले सीमावर्ती गांव अक्सर विकास के लाभ से वंचित रह जाते हैं और उत्तरी सीमा पर स्थित ऐसे गांवों को नए जीवंत कार्यक्रम के तहत समाविष्ट किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। अभी 13 जून 2022 को लियोन में आयोजित IWF विश्व युवा चैंपियनशिप 2022 में कौन भारोत्तोलक स्वर्ण पदक जीतने वाला पहला भारतीय भारोत्तोलक बन गया है? UPPCS में इस तरह के प्रश्न पूछे जाने लगे हैं। स्पोर्ट्स में जो चीज़ कभी नहीं हुई अगर अब हो रही है, जैसे कि एक प्रश्न 12 तारीख को ही पूछा था, विश्व ब्रिज जो चैंपियनशिप है उसमें भारत ने 44 साल के बाद जो है तीसरे दर्जे यानी कांस्य पदक जीता था, तो उससे रिलेटेड पुरस्कार उन्होंने किया। तो हर वो चीज़ पहले ही हो रही है जो स्पोर्ट्स में। तो एग्ज़ाम में पूछे जाने प्रश्न, इनका नाम है क्या है? गुरु नायडू सेनापति। ठीक है, सेनापति ही है सरनेम, सेनापति नहीं है, गुरु नायडू सेनापति। तो 13 जून 2022 को मैक्सिको के लियोन में आयोजित IWF विश्व युवा चैंपियनशिप 2016 में 16 वर्षीय भारतीय भारोत्तोलक गुरु नायडू सेनापति ने स्वर्ण पदक जीत लिया है और वो पहले भारतीय भारोत्तोलक बन गए हैं। देखिए, उन्होंने लड़कों के 55 किलोग्राम भार वर्ग में कुल 230 किलोग्राम वजन उठाया और स्वर्ण पदक जीत लिया। और दूसरे स्थान पर रहे सऊदी अरब के अली मजीद, जिन्होंने 229 किलोग्राम वजन उठाया और दूसरे स्थान पर है। 1 किलोग्राम से जीत गए भारत के गुरु नायडू सेनापति। नंबर 16 पर आ जाइए। अभी 13 जून 2022 को कौन से तेज गेंदबाज टेस्ट क्रिकेट में 650 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज बन गए हैं? ये भारत के नहीं है, तो जसप्रीत बुमराह को हटा दीजिए, भुवनेश्वर कुमार को हटा दीजिए। इनका नाम है जेम्स एंडरसन, ऑप्शन नंबर बी। तो 13 जून 2022 को इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन टेस्ट क्रिकेट में 650 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज बन गए हैं और एंडरसन ने अपने 171वें टेस्ट में यह उपलब्धि हासिल की है, वो भी न्यूजीलैंड के खिलाफ। सबसे अधिक टेस्ट विकेट लेने वाले गेंदबाजों की सूची में वह अब तीसरे स्थान पर आ गए हैं, अगर स्पिनर और तेज गेंदबाज को मिला दिया जाए तो। रंजकहीनता यानी एल्बिनिज्म से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर बताने के, इनमें से कौन सा करेक्ट है? अगर आपने BSc की होगी किसी ने तो ये सब पढ़ा होगा, एल्बिनिज्म क्या होता है। नहीं पढ़ा तो अब पढ़ लीजिएगा। देखिए, रंजकहीनता से संबंधित पहला स्टेटमेंट यह है कि रंजकहीनता एक जन्मजात बीमारी है जो त्वचा, बाल और आँखों में मेलानिन, ठीक है, जो पिगमेंट मेलानिन होता है उसकी कमी के कारण होती है और इससे प्रभावित लोगों की त्वचा और आँखें जो हैं वो हल्के रंग की होती हैं तथा उन्हें धूप से परेशानी होती है और हर साल 16 सितंबर को रंजकहीनता जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर से रिलेटेड प्रश्न पूछा गया था अभी 12 तारीख को UPPCS में। विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। रंजकहीनता जागरूकता दिवस जून में मनाया जाता है। तो गलत है तीसरा वाला स्टेटमेंट, पहला सही है, दूसरा सही है। सही बताना है अपने को, तो बी सही है। अगर ये प्रश्न एग्जाम में रखा जाता तो अधिकतर एग्जामिनर की भी सोच ऐसी रहती है कि तीसरे वाले स्टेटमेंट को गलत कर देते हैं। तो 13 जून 2022 को संपूर्ण विश्व में अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया। ये अंतर्राष्ट्रीय रंजकहीनता जागरूकता दिवस मनाया गया। मुख्य विषय इसका क्या रहा? यूनाइटेड इन मेकिंग आवर वॉइस हर्ड। उद्देश्य क्या है? एल्बिनिज्म यानी रंजकहीनता के शिकार लोगों में विश्व में होने वाले भेदभाव के विरुद्ध जागरूकता फैलाना। नंबर 18 पर आ जाइए। जून 2022 में जारी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक एवं डैशबोर्ड 2022 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, इस सूचकांक में 163 देशों को रैंकिंग प्रदान की गई है।
इस सूचकांक में फिनलैंड जो है वो शीर्ष स्थान पर है और भारत इस सूचकांक में 121वें स्थान पर है। बताइए कौन सा करेक्ट है। बिल्कुल, ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, डी है इसका आंसर। तो जून 2022 में सतत विकास समाधान नेटवर्क तथा वर्ल्ड्समैन स्टिफ्टंग और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस के द्वारा सतत विकास रिपोर्ट यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2022 जारी की गई और इस रिपोर्ट के अंतर्गत जारी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक एवं डैशबोर्ड 2022 में 163 देशों को शामिल किया गया है। ठीक है, 163 देशों को। और इस सूचकांक में विभिन्न देशों के 17 वैश्विक लक्ष्यों के मामले में उनके प्रदर्शन के आधार पर उनको रैंकिंग दी गई है। इस सूचकांक में फिनलैंड जो है वो शीर्ष स्थान पर है जिसका स्कोर रहा 86.51। दूसरे स्थान पर डेनमार्क है जिसका स्कोर रहा 85.63 और तीसरे स्थान पर स्वीडन है जिसका स्कोर रहा 85.19। इस सूचकांक में दक्षिण सूडान की बात करें तो सबसे निचले स्थान पर है यानी 163वें स्थान पर है, बहुत कम उसका स्कोर रहा 39.05। अगर हम भारत के परिदृश्य में देखें तो भारत इस सूचकांक में 121वें स्थान पर है और भारत को स्कोर मिला 60.32। पिछले वर्ष की बात करें तो भारत 120वें स्थान पर था यानी एक पायदान की स्थिति भारत की खराब हो गई। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। जून 2022 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में 5 देश चुने गए हैं। निम्न में से कौन सा उसमें शामिल नहीं, आपको बताना है। देखिए 5 होते हैं इसमें स्थायी और 10 होते हैं इसमें अस्थायी, टोटल होते हैं 15। तो जापान को चुना गया, माल्टा का चुना गया, स्विट्जरलैंड को चुना गया, भारत को नहीं। भारत की सदस्यता तो समाप्त हो जाएगी जब ये 3 और जो 2 और नए हैं वो 5 आ जाएंगे। तो जून 2022 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 नए अस्थायी सदस्य चुने गए 5 नए अस्थायी सदस्यों में है इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक और स्विट्जरलैंड। ये सभी वर्ष 23-24 के कार्यकाल के लिए चुने गए हैं और नवनिर्वाचित सदस्य देश अपना कार्यकाल, मतलब इन सभी का जो कार्यकाल है वो शुरू होगा 1 जनवरी 2023 से, क्योंकि 23-24 के लिए चुने गए हैं। अब देखिए उनके पास 31 दिसंबर 2023 तक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता रहेगी। ये सदस्य भारत, आयरलैंड, केन्या, मैक्सिको और नॉर्वे की जगह लेंगे जो अभी हैं। ठीक है, तो इनमें से एक का ऑप्शन उठाकर रखा गया था ऊपर। देखिए परिषद में शामिल 5 गैर स्थायी देशों के अलावा अन्य अस्थायी देशों में भारत, आयरलैंड, केन्या, मैक्सिको और नॉर्वे हैं। ठीक है, यानी ये वाले। और सुरक्षा परिषद के 15 सदस्य देशों में 5 स्थायी होते हैं और 10 होते हैं अस्थायी। अगर हम इन 5 स्थायी की बात करें तो कौन कौन से हैं? चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका। और आपको पता हो कि संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 5 अस्थायी सदस्यों के लिए क्षेत्रीय प्रतिनिधि के आधार पर जो है हर साल चुनाव होता है और उनका कार्यकाल होता है 2 वर्ष का। अंतिम प्रश्न एक इम्पोर्टेंट डे है रक्त से संबंधित, ब्लड डोनेटिंग से संबंधित। विश्व रक्तदाता दिवस जो है कब मनाया जाता है? ये ऐसा प्रश्न है, इसको मैच वैच करने के लिए पूछा जा सकता है। तो एलिमिनेट हम करेंगे। 2 फरवरी को तो विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है, 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, 14 जून को मनाया जाता है विश्व रक्तदाता दिवस। आपको नाम याद आ रहा हो कार्ल लैंडस्टीनर का, जिन्होंने खोज की थी ब्लड ग्रुप की। तो 14 जून 2022 को संपूर्ण विश्व में विश्व रक्तदाता दिवस मनाया गया, यानी वर्ल्ड ब्लड डोनर डे मनाया गया। और वर्ष 2022 में इस दिवस की स्लोगन या थीम कुछ रही, डोनेटिंग ब्लड इज एन एक्ट ऑफ सॉलिडेरिटी, जॉइन द एफर्ट एंड सेव लाइफ। ठीक है, सॉलिडेरिटी का मतलब होता है एकजुटता, यानी रक्तदान एकजुटता का कार्य है, प्रयास में शामिल हों और जीवन बचाएं। देखिए यह जो दिवस है वो सुरक्षित रक्त एवं रक्त उत्पादों की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाने एवं रक्तदाताओं को उनके रक्तदान हेतु धन्यवाद देने के लिए मनाया जाता है। इसके अलावा यह दिवस स्वैच्छिक रक्तदान की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाने और रक्तदाताओं को उनके रक्तदान हेतु धन्यवाद देने के लिए मनाया जाता है। यह दिवस ए बी ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, AB ब्लड ग्रुप और O ब्लड ग्रुप की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार विजेता कार्ल लैंडस्टीनर को सम्मानित करने के लिए जो है मनाया जाता है। और पहली बार यह दिवस 14 जून 2004 को मनाया गया था। ठीक है,
तो रक्त समूह की खोज किसने की थी? कार्ल लैंड स्टीनर ने अलग से प्रश्न पूछ लिया है। तो 20 प्रश्न थे ये मिश्रित, जिसमें हमने प्रैक्टिस की करंट अफेयर्स के प्रश्नों की, स्टैटिक जीके के प्रश्नों की, और जीके में जो है कुछ प्रश्न जनरल साइंस के भी थे। तो इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। जो अगला टेस्ट आएगा वहाँ हम क्वेश्चन नंबर 26 से कंटिन्यू करेंगे, जो हम 6 क्लास की एनसीईआरटी स्टार्ट की हमने ज्योग्राफी की। धन्यवाद। पेड ग्रुप से आप जुड़ सकते हो, जिसका अमाउंट केवल 499 है। ठीक है, पूरे साल के लिए है ये। धन्यवाद।